हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि आपकी एलटी प्रिपरेशन में आपका सहयोग करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं लगातार अपने सेलेक्टेड साथियों के साथ इंटरव्यू कर रहा हूं और आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर प्रदीप शुक्ल सर, जो है कई एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है। अपने क्षेत्र में बहुत ही महारथी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। आज हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए। स्वागत है प्रदीप सर आपका। स्वागत। नमस्ते। नमः संस्कृताय मित्राणि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपना बेशकीमती समय दिया। इस जो है मंच पर आप आए, हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। हम भी बहुत आभारी हैं कि आज आप अपने मंच पर हमको लाए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और नए मित्रों से जुड़कर अगर हमारे द्वारा कुछ भी थोड़ा सा अगर इनको लाभ मिल जाएगा तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा इसको। जरूर सर। चूंकि आप जानते हैं कि इस समय जो है एलटी ग्रेड और राजकीय इंटर कॉलेज के जो लेक्चरर हैं उनके लिए वैकेंसी आ रही है, तो साथियों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारे साथियों ने जो है मैसेज किया था इस बात को लेकर के। और इससे पहले मैं सर का परिचय करा दूं, आप हैं डॉक्टर प्रदीप नारायण शुक्ल सर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है एलटी ग्रेड पद पर वर्तमान समय में कार्यरत हैं। इससे पहले इन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम से इन्होंने क्वालिफाई किया। इन्होंने झारखंड टीजीटी को क्वालिफाई किया। बेसिक में जो है जो एग्ज़ाम था 69,000 वैकेंसी, उसको क्वालिफाई किया। आप हायर में लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और जो है आप बहुत ही योग्य और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। आपसे हम जो है मार्गदर्शन चाहेंगे। संस्कृत और हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं जिनसे निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस संबंध में आप जानते हैं कि मैंने आपके एक यूट्यूब पर पोस्ट किया था जिसपे आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे। उन सारे सवालों का जवाब आदरणीय सर देंगे। तो यहाँ से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में अपने मुखार बिंदु से बताएं, जिससे कि अच्छा लगेगा हमें भी। जी मित्रों, मैं प्रदीप नारायण शुक्ल इस समय चित्रकूट में एलटी ग्रेड अध्यापक हूँ और 2018 की जो एलटी परीक्षा लोक सेवा आयोग से हुई थी उसमें मैं चयनित हुआ हूँ। इसके पहले हम झारखंड में गढ़वा जिले में भी चयनित हुए थे और टीजीटी पीजीटी 2016 का जो विज्ञापन था उसमें भी मेरा अंतिम चयन हुआ था। लेक्चरर में मेरी प्रदेश में 6वीं रैंक थी और टीजीटी में 32वीं रैंक थी मेरी। और लेक्चरर में मुझे सर यही आपके चरवा है कौशाम्बी में, जी जी, यहाँ कॉलेज मिला था। जी जी जी। और टीजीटी में मुझे प्रयागराज में बरौत पड़ता है, वहाँ पे कॉलेज मिला था। तो यहाँ पे हम लोग पति पत्नी दोनों हैं, इसलिए यहीं पे रह गए। चूंकि सर की वाइफ हमारी भाभी जी यहीं पर जो है वो जीआईसी लेक्चरर हैं और चूंकि उस वाले वो भी संस्कृत सब्जेक्ट से ही हैं, तो इसलिए दोनों लोग एक ही जगह रहे। इसलिए सर का जब चयन हुआ था उधर आप पीजीटी के लिए सोच भी रहे थे, तो हमने भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जैसे मित्र से दूर नहीं होना चाहते हैं हम। नहीं, आप कह रहे थे बिल्कुल जाना नहीं है। हाँ, मुझे आज भी याद है। और हम बड़ा अच्छा किया आपने जो लोगों की बातों को माने और गए नहीं। तो ये चीजें हैं। और मैं हायर भी दिया, विज्ञापन 46-47 में इंटरव्यू दिया दोनों विज्ञापन में, और लोक सेवा में भी एक बार शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, लेकिन अभी हो सकता है संयोग नहीं बन पा रहा है। आगे नहीं सर, आप बहुत योग्य हैं और निश्चित तौर पर सहयोग बनेगा। दोस्तों आपको बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, एमए किया, वहीं से मेरी पीएचडी भी हुई। मैं 2013 में जेआरएफ भी हुआ था और अपेयरिंग में नेट भी हो गया था, तो पीएचडी वहीं से किया। और मतलब आप समझ रहे हैं कि आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठा हूं जो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और मेरा सौभाग्य है कि आप आपके साथ जो है आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर लाएंगे, जिससे हमारे साथियों को बहुत लाभ मिलेगा। तो अब हम चाहेंगे कि आगे बढ़ें और इस सिलसिले में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इस जर्नी को शुरुआत कहाँ से किया था, आपने अपनी तैयारी कैसे किया था, क्या आप स्वाध्याय किए या फिर कोचिंग किए, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो सर मैं बताऊं तो मैं कोचिंग नहीं गया कभी। जी जी जी। एक्चुअली क्या था कि शुरुआत में एमए किया, एमए के बाद पेपर दिया नेट का, तो नेट हो गया, उसके बाद जेआरएफ हुआ। जी जी तो फिर मैं अच्छा कोचिंग जरूरत ही नहीं महसूस हुई। जरूरत नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं स्वाध्याय करता था। देखिए, कोचिंग और स्वाध्याय
दोनों में इतना है कि आप फर्क इतना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप अपने से चीजें कर सकते हो तो जरूरी है कि आप कोचिंग करो। बिल्कुल, और अगर आपको लगता है नहीं मैं अपने से बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो कोचिंग जरूर लेना चाहिए। सर यहाँ पर एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर आप शिक्षा से शुरू से जुड़े रहे और लगातार जो है आपका बेसिक बहुत अच्छा रहा। जी, जी, यानी जी। जैसा कि आपने बताया कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है हर कोई जानता है कि वहाँ की क्या छवि है। उसके बाद जैसे हमारे कुछ ऐसे साथी हैं सर जो बेचारे प्राइवेट किसी तरीके से ग्रेजुएशन कर लेते हैं या उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की नहीं होती है कि वो रेगुलर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बाद में वो टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर इस तरीके के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं जो है नहीं आपको तो कोचिंग उनसे प्रेफर तो मैं यही कहूंगा कि आप जहां भी हैं, हाँ। जिस जगह हैं हाँ। वहीं से आप कोई ना कोई ऑनलाइन बैच ले लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। बड़े सस्ते रेट में सारे ऑनलाइन बैच जी, प्रोवाइडेड हैं और उपलब्ध भी हैं। जी, तो जी। जितने भी हमारे ऐसे अनुज या अग्रज जो भी हैं, हाँ, हाँ। आप लोगों से मैं यही एक गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप लोग इस सेवा में आना चाह रहे हैं, सरकारी सेवा में आना चाह रहे हैं, जी। तो आप लोग ऑनलाइन बैच जरूर ले लीजिए और उसके साथ साथ अपनी तैयारी प्रारंभ करें। जी बिल्कुल सर, मतलब कहने का ये है कि सर का कि ये जो अवसर आपको मिला है, जी, जी, बिल्कुल। और सर आप देख ही रहे हैं 2018 के बाद इतने दिन बाद बहुत वैकेंसी लंबे आए। अंतराल के बाद जी हाँ, तो कहीं ये मौका चूके ना, इसलिए आपको वो सब करना है। आगे सर बताएंगे और सारी चीजें बात होंगी, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने अपने अध्ययन के दौरान जो है कौन कौन सी किताबें पढ़ी, खास करके एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए? देखिए एलटी ग्रेड में जब मैं संस्कृत पढ़ रहा था तो पहले देखिए जो भी हमारे प्रतियोगी छात्र हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इंश्योर हो जाइए कि आप पहले पाठ्यक्रम अच्छे से रट लीजिए। सिलेबस कहते हैं हाँ जी जी सर, सिलेबस आप रट लीजिए, हनुमान चालीसा जैसा रट लीजिए। जी 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 जी, क्योंकि आपके जबान में होना चाहिए कि इस यूनिट में ये है, इस यूनिट में ये है, इस बिल्कुल यूनिट में ये है। बिल्कुल। विदाउट जब सिलेबस आपके अंदर ये चीजें कॉन्फिडेंस आ गया, हम पाठ्यक्रम हमें याद है, जी, तो आप पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बुक्स देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे साहित्य होता है, लिटरेचर, चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, बिल्कुल सर, बिना आपको मूल ग्रंथ टेक्स्ट बुक पढ़े हाँ, चीजें समझ में नहीं समझ आएंगी। में गाइड से पूरी चीजें आपको नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। यद्यपि एलटी का पाठ्यक्रम बहुत छोटा है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हाँ हाँ हाँ, उसका बहुत छोटा पाठ्यक्रम है। तो आप सारे लोग, मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले आप पाठ्यक्रम देखिए और पाठ्यक्रम में टेक्स्ट बुक कितनी है और उसके पोर्शन, जैसे हम साहित्य की कोई भी साहित्य हो, इंग्लिश हो या जी, हिंदी जी। हो, संस्कृत हो, तो उसमें दो पार्ट होते हैं कि लिटरेचर का होता है, ग्रामर का होता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। यही हाल संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, हाँ, मतलब साहित्य भी है और व्याकरण भी है। जी, तो बिल्कुल। साहित्य में जितनी किताबें हैं आप उनको, मूल पुस्तक आपके पास होनी चाहिए जी जी, और उसके बाद व्याकरण की किताब होनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल सर। उनको आप पहले क्रमबद्ध करिए, अपने पास रख लीजिए अलमारी में। जी, जी। फिर आगे आप सर by इस step सिलसिले में बढ़िए। मैं पिछली वीडियो में भी रामकेश सर का जब जी। इंटरव्यू कर रहा था तभी मैं ये जिक्र किया था, हम्म। वैसे भी मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि सर मतलब हमारा जो अध्ययन और अध्यापन हुआ है और उसमें ये चीजें रही है कि हमें उतना समय नहीं मिला था, जी। तो मैं यही अपनी कंपटीशन की तैयारी के दौरान ही रगड़ करके चीजों को तैयार करके मैं आगे बढ़ा हूँ। उससे पहले जो मेरा ग्रेजुएशन का सर रहा जी, जी, है, जी। मैं जो है कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था ग्रेजुएशन हाँ, दौरान, हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं, सही पारिवारिक बात नहीं, आप स्थितियों के बात सही दौरान कर जो रहे है हैं। देखिए, हाँ, रहते वो हैं। मतलब मैं रेगुलर ग्रेजुएशन नहीं कर पाया था, तो नहीं, मेरी ठीक है। मजबूरी थी कि कोचिंग करना। जी। और कोचिंग करने के दौरान सर हमने ये चीज़ों को देखा, और जो मैं अभी भी इन लोगों की स्ट्रेटेजीज के माध्यम से बताता हूँ कि एक अपना आप रणनीति बनाएं, डिसीजन लीजिए अपने टॉपिक्स का, बिल्कुल, बिल्कुल कि सर। उस टॉपिक को आपको किस बुक से पढ़ना है। जो भी हमारे नए प्रतियोगी हैं, जी जी, नए हो या पुराने, आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप पहले किताबें रख लीजिए। हाँ, और आप कहीं भी हैं, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं कहीं मार्केट में, तो ऑनलाइन किताबें मिल जाएगी आपको, अमेजॉन जी हाँ, बिल्कुल मिल जाती हैं। मिल जाएंगी। आप बुक मंगा लीजिए और आप ऑनलाइन बैच लीजिए। आपको तैयारी शुरू से करनी है। बिल्कुल। जो व्यक्ति एक आध बार पेपर दे भी चुका है, हाँ हाँ, या जो अपना नया शुरुआत कर रहा है, आप सब अपने आप को शून्य की स्थिति में लाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको जीरो से लगेगा start नहीं मैं करें। इतना जानता हूँ, हाँ, तो वहीं आप इतने के बिल्कुल नीचे सर, चले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। तो आप सब कोई शून्य से तैयारी करिए और सब चीज आपको एक एक चीज देखना है, बिल्कुल सर। तब अगर- आप जाके आगे कर पाओगे। ये और ये time सर भी आपने आपके बहुत पास बड़ी पर्याप्त चीज कही सर, कि जी। आप अपने आप को एहसास करना हाँ, पड़ेगा बिल्कुल। कि हमको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। करना है, और किसी भी कंडीशन में करना है, हमको जीरो लेवल से इसको बिल्कुल, स्टार्ट करना बिल्कुल है, सर। तो निश्चित तौर पर आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। जी, जी। अन्यथा जब आपके अंदर ईगो होगा कि नहीं यार हाँ, मैंने तो ये तैयार इतना किया आता है, है, तो फिर वो चीजें तो वहीं फिर से करना नहीं शुरू हो है, जाती लाइन हैं। लगी हुई है। आप तो। अपने आप को सारे लोग हाँ। शून्य से शुरू करिए, हाँ। और एक एक चीज आपको लगना चाहिए कि नहीं यार, हर चीज को आप ध्यान दीजिए।
कभी कभी देखिए सर, अभी आप आगे क्वेश्चन हो सकता है करें या ना करें, मैं बता दूं। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सरल से सरल क्वेश्चन गलत कर बिल्कुल लेते हैं सर, क्वेश्चन है जो है इसी अहंकार में। हाँ। और हर कैंडिडेट के हर एग्जाम में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन गलत होते हैं। बिल्कुल सर, ये और वही decisive question 5 होते से हैं। 7 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। बहुत क्यों सही करते हैं? क्योंकि जब आप तैयारी करते हो हाँ। तो आपको लगता है तो चीज़ मुझे आती है, इसको क्या पढ़ना है? इसको क्या पढ़ना, तो वहीं से आप गड़बड़ा वहीं जाते से हैं। गड़बड़ा जाते हैं सर। ये तो बहुत ये बड़ी ध्यान चीज है देना सर। पड़ेगा बिल्कुल। उसके बाद सर हम चूंकि शुरू में ही इस बात पर डिस्कस करना चाहेंगे कि संस्कृत की बेस्ट कोचिंग या हिंदी की बेस्ट कोचिंग आप कौन सा जो है बताना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग, जो वर्तमान समय में चूंकि अब साथियों को जरूरत भी होगी। बिल्कुल, तो अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो संस्कृत के लिए अभी सर्वज्ञ भूषण सर हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा उनका रहे तो हैं। उनका बढ़िया और हमारे डॉक्टर मंडलिक सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा। एक आर.के. त्रिपाठी सर हैं, आर.के. इंस्टीट्यूट, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तीनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जी, हिंदी जी। में आपके सुनील बिजला सर हैं। जी वो बहुत हिंदी अच्छा के लिए पढ़ा तो रहे हैं। सुनील बिजला सर हाँ। बहुत और अच्छा है। अशोक स्वामी जी भी हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। तो आप जो भी जिनको लेना हो, आप कोचिंग क्या है कि टीचर्स बहुत अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि हमें किसका समझ में आ रहा है, हाँ, वो ये देखना मैटर पड़ेगा। करता है सर। आप ये नहीं कि हमें टीचर बता दिया ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हाँ। और आप उनके यहाँ गए और आपके वो एक बीता ऊपर से जा रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। आपको अगर एक अच्छा टीचर न होते हुए भी आपको समझा दे रहा है हाँ। तो आपके लिए बेस्ट टीचर है। बिल्कुल। और लेकिन एक आप चीज ध्यान जान लीजिए सर, अब मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर जी। किसी टीचर का नाम ले रहा हूँ। हाँ, बाकी नहीं, मुझे ये हम किसी लोग की किसी का- कमीशन हाँ, बिल्कुल। या किसी का प्रमोशन नहीं है, सही इस बात बात। को आप जान हाँ, लीजिए सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम क्योंकि लोग आपके नाम suggest सवाल कर रहते रहे हैं, हैं। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप इंटरव्यू लें, सॉरी उनकी डेमो क्लासेस लें, हाँ, उसके फिर आप बाद ही आप ensure डिसाइड हो करें। जाए कि हमको इनका समझ में आ रहा हाँ, है। ये ना तब आप- सोचे कि प्रदीप सर जो है और प्रमोद सर जो हाँ, है हाँ, नहीं, कह रहे हैं तो हम कोचिंग ज्वाइन कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये गलती नहीं करना है यार। हाँ। आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, आप डिसीजन लीजिए और उन कोचिंग को करिए, क्योंकि आपके इस बात को लेकर बहुत सवाल रहते हैं, इसलिए मैं इस बात को मेंशन कर रहा हूँ। आगे बढ़े सर, एग्जाम की तैयारी जीरो से कैसे स्टार्ट किया जाए सर? देखिए, आप जीरो से शुरुआत करने के लिए पहले तो आप सोचते हैं, घबराते हैं। जी तो मैं आपको बता दूं कि आपको डरना नहीं है, लड़ना है। बिल्कुल। जो हमारे नए प्रतियोगी भाई यहाँ पे हैं, मैं आपको 2 लाइन से बताना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। बिल्कुल। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जी। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहां बिल्कुल होता सर, है। बिल्कुल सर। तो बहुत आप अच्छी, सब बहुत लड़िए, बढ़िया। क्योंकि आपके पास अभी वक्त है। जी, और जी। इस वक्त को बर्बाद न करिए, क्योंकि अभी हमको लगता है कि दिसंबर के पहले एग्जाम नहीं हो पाएंगे। हाँ, और दिसंबर जनवरी अगर का आपके टारगेट पास रखना चाहिए। 4 महीने बाद, 4-5 4 महीने में तो आप एकदम टॉप पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। सिलेक्शन की बात होती बस है। बस 4 महीने अगर कोई पढ़ लिया अच्छे से, जी, जी, तो जी। उसका टॉप 10 की सूची में नाम रहेगा। उसको सिलेक्शन बस मन से पढ़िए, नहीं होगी। मन से। और जो strategy हमारे से। ऐसे भी प्रतियोगी होंगे जो एग्जाम दे चुके हैं, असफल हो चुके हैं, किसी कारणवश उनको सफलता नहीं मिल पाई है, जी, जी। तो मैं उनको यही कहूंगा कि हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। वाह, तो क्या उन्हीं बात है ठोकरों सर। से आप सीखिए और अपने आप को स्टार्टअप नया करिए, रीस्टार्ट करिए। जी, और जी। आप शुरू हो जाइए। जो बीत गया सो बीत गया, उसको अब भूल आगे जाइए। भविष्य आप देखिए, अपना भविष्य संवारिए और तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। 4 महीने आपके लिए बहुत टाइम है। जी, 4 जी। महीने में एलटी आपके कदमों में होगी। अगर आप बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। करोगे तो। ये बहुत बड़ी सर ने बात की और बहुत मोटिवेट कर दिया, हमारे अंदर भी सर ने एनर्जी डाल दिया। निश्चित तौर पर सर, ये अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है कोई भी, तो अपने ऊपर भरोसा रखना बिल्कुल। पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है अगर कि मैं भरोसा कर नहीं पाऊंगा, है, हम डर रहे हैं या कर रहे हैं, हाँ। ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमसे आपको हो पाएगा कि आपका जब कदम बढ़ गया, हाँ, तो पीछे आपको नहीं आना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिस दिन आपने कदम बढ़ा दिया, उस दिन आपका कदम बढ़ता ही जाएगा, जी, जब तक आप मंजिल नहीं पाते। बिल्कुल सर। तो अगर आप इतना कर लेंगे, तो उस जो लोक सेवा आयोग की आती है ना परिणाम सूची, हाँ, उसमें आप आपका अपना नाम देखेंगे। जी 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 जी। और नहीं तो अगर आप भीड़ को देखेंगे तो अपना नाम देखने से वंचित हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, आपको पीछे नहीं देखना है। जी, ये नहीं देखना कि कितने फॉर्म पड़े हैं। अरे हाँ। फॉर्म तो 10 लाख पड़ेंगे, हाँ, वैकेंसी तो 7,000 है। आपको ये देखना है कि उस 7,000 में हमारा नाम कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर वहां मतलब- पीछे मुड़कर देखना शुरू कर देंगे, हाँ। तो आप वहीं डगमगा जाएंगे। सर तो का आपको कहने का सीधे मतलब देखना ये है है कि सूची में आपका नाम होना चाहिए। जी, सर का कहने का मतलब ये है कि आप अपने एक सीट से मतलब रखिए, आप इकलौते हैं, आपको हाँ। एक सीट चाहिए, बाकी वो एक से सीट मतलब लीजिए हमको आप। नहीं है। बिल्कुल। सर एक वाकया बताता हूँ, मथुरा में हमारा सेंटर था जी, इसी जी। एलटी ग्रेड का। जी, जी। और सहयोग अच्छा था कि मैं एक दिन पहले गया था और वहां पर एग्जाम दिया, देने के बाद लौटा। सर
इतनी भीड़ थी ट्रेन, जबकि हमारे यहाँ अंग्रेजी के लिए आगरा, मथुरा और कई ललितपुर सेंटर 3 सेंटर बने थे। हाँ। तो मैं मथुरा जंक्शन पे ही था। इतनी भीड़ थी, कुछ जो इलाहाबाद ट्रेन आ रही थी सर, वहां पर बैठने की जगह नहीं थी। मेरी हिम्मत हिल गई, अरे दादा ये हमें कहाँ जगह मिली हमका। वही घबराने से ही होता है। हम बताएं, लेकिन ये अच्छा ये रहा सर कि एग्जाम दे चुके थे हम लोगों का रायबरेली सेंटर था। अच्छा, अब अच्छा। हम लोग एक कैब बुक कर गए थे, बोलेरो थी, तो उसमें 10-12 लोग गए थे। हाँ, तो हम लोगों ने इसी बात करते करते रास्ते में हम कहे इस गाड़ी से कम 4 लोगों का सिलेक्शन होगा। हाँ, और सही बता दें आपको, 4 लोगों का हुआ सिलेक्शन गाड़ी से। तो कभी कभी हो जाता है। नहीं ये हाँ, बहुत चीजें। अच्छी बात है, इसलिए डरना नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल। जी हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। तैयारी के दौरान आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आप कैसे तैयारी किए थे? देखिए, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं पहले तो जितने भी टेक्स्ट बुक थे उनको पढ़ता था, रोज पढ़ता था। जो हिंदी और संस्कृत के हैं, मैं स्पेशली उनके लिए कहूँगा, या हिंदी संस्कृत नहीं, जो भी आर्ट के हैं, हाँ। मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप लोग कुछ चीजें जी अपना एक डेटा बना लीजिए। कुछ चीजें आपको रोज देखनी होगी। जी जैसे आप हिंदी में है रचनाएं पूछता बिल्कुल है, बिल्कुल सर। तो आप उनको एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट 2 पेज का, 3 क्रमबद्ध पेज का। तरीके हाँ, कि कौन सी रचना किसकी है, किस पीरियड की है, किस period ये की। आप बनाइए। उसको रोज एक बार आंखों के सामने से गुजारिए। ये और यही बात आप संस्कृत में करिए, यही बात किसी भी से आप साइंस उसके सॉरी अगर सोशल साइंस के हैं, जी तो आप जितने भी डेट्स हैं हिस्ट्री हाँ। के, या जितने भी और इस तरह से होमवर्क सर करना पड़ेगा एक इतना अगर बकायदे आप से। कर रहे हैं जी, और उसको आप रोज देख रहे हैं, तो रोज देखते देखते क्या होता है ना, वो एकदम से याद आपको होता याद है। हो जाएगा दिमाग में। हाँ। जैसे आप हनुमान चालीसा 5 दिन पढ़िए तो 6वें दिन याद हो जाता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आपके कंठस्थ हो जाएगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, जाएगा ही नहीं। जी और वही क्वेश्चन आप 100% सही करेंगे। नहीं तो जी। कभी कभी होता है कि वो क्वेश्चन आप कंफ्यूजन में गलत कर देते हो, अगर आप देख नहीं रहते हो तो इस question बात को लेकर गलत सर इनके बहुत सवाल आते हैं कि हाँ। रचनाओं को कैसे याद किया रचनाओं जाए। को बस यही है सर, एक शॉर्ट यही कि हाँ। आप उनको पूरा लिख लीजिए, कई पेज, जितने पेज 2-3 पेज में लिख लीजिए। काल वाइज लिखिए, जी जी जैसे आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इस तरह इस हिसाब से लिखिए आप। जी जी। संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी हिंदी की। हिंदी। और संस्कृत में बात करूँ तो संस्कृत में भी आप जितने भी रचनाएं हैं, आप उनके लेखक और रचनाकार, उनको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप रोज देखिए उसको। जी 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 सर, हाँ। धन्यवाद। और ये चूंकि बहुत सवाल होते हैं बिल्कुल इनके और बहुत कंफ्यूज होते हैं, चूंकि बहुत सारे हम नहीं, ऐसे लोगों क्योंकि को जानते देखिए, हैं सर। मैं बताऊं सर, रियलिटी वगैरह ये बड़े छोटे एग्जाम है जी, कहा जी, जाए तो। जी, लेकिन जी। हम लोगों के लिए बहुत बड़े एग्जाम है, जो भी हाँ, बड़े सही एग्जाम है भाई, जीवन लेकिन उसी एक से मैं सब- बात ये कह रहा हूँ कि हाँ। इनमें क्या होता है, इनमें फैक्ट पूछता है। जी जी, फैक्चुअल चीजें। हाँ, फैक्चुअल चीजें पूछता है। हाँ। और फैक्चुअल चीजें जब तक आप रट्टा नहीं मारोगे, तब तक हाँ, आप गलत कर दोगे। किसी भी ये तरीके कोई से। मौलिकता उसमें समझना नहीं कि आपको डिस्क्रिप्टिव कर लिखना है। जी बिल्कुल। आपको केवल टिक करना है। टिक करना तो है, टिक तो करने कहने के का लिए मतलब आपको- आप उसको किसी भी तरीके से बिल्कुल। याद कर सकते हैं। जी। जैसे लोग ट्रिक बना करके याद हाँ, करते कुछ भी हैं। ट्रिक, वो तो आप अच्छा ट्रिक मैं भी बता दूं। हाँ सर, किसी की ट्रिक याद भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो अपनी आप स्वयं की बनाते बनाओ। हैं, आप बनाते हैं, तो आप किस ढंग से उसको बना रहे हैं, वो आपको रट गया। मैं बनाऊंगा, मैं अपने ढंग से बनाऊंगा, अगला बनाएगा अपने ढंग। अगर आपकी मैं याद करूंगा तो मुझे याद नहीं, पढ़ने नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो मुझे विषय से भी ज्यादा दुरूह लगेगा, हाँ, कठिन तो लगेगा। ट्रिक ही याद करने में आधा घंटा लग जाए तो वही मतलब चीज, कहाँ वही निकला। चीज है। इसलिए अपना ट्रिक खुद आप नहीं, स्वयं बिल्कुल। बनाए, हाँ। तो जिससे कि आपके लिए आसान हो और आसान जरूर मतलब आप अपने दिमाग में किस तरीके से बैठा हाँ, पा रहे कैसे आप बैठा सकते हैं, अपने घर गांव को ले लीजिए, हाँ। उस ढंग से आप उसको चीजिए, हाँ। चीजों को देखिए। हाँ। क्योंकि कभी कभी होता है हम अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में उसको बना लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता बड़ा है। अच्छा लगता है, जी चीजें। हाँ। तो इस तरह से बनाइए आप लोग। जी जी, ये बहुत बड़ा सवाल था, तो इसको आपने जवाब दिया। उसके बाद हम जैसे मैं बता दूं, जी अभी रघुवंश महाकाव्य में एक पूछता था कभी कभी कि राजाओं का क्रम बताइए, तो उसमें हम लोग मदिरा शब्द याद कर लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि बीच में राजाओं का बड़ा वो होता था, तो मदिरा, म से मन हो गया, हाँ। दी से दिलीप हो गया, हाँ। र से रघु हो गया, आ से अज हो गया। अच्छा तो है। दिलीप रघु अज में बड़ा कंफ्यूजन होता था। हाँ, तो तो एक जब मदिरा शब्द याद कर लिया तो सब- म से मनु, दी से दिलीप, हाँ। र से रघु, अ से अज। सीक्वेंस भी हाँ, बढ़िया फिर बन उसके गया। बाद दशरथ राम, ये सब जी, जी। वो हो गए। तो नहीं, इस तरह नहीं। से आप लोग बना लीजिएगा, मैं ये कहूँगा। नहीं, ये तरीका हाँ, है, हाँ। यही है असली तरीका है हाँ। पढ़ने का। अब सर, अगर अभी से तैयारी किया जाए, कितने घंटे मेहनत करें जिससे 4-5 महीने में जब एग्जाम होगा तो हाँ, सिलेक्शन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब लोग पूछते हैं। हाँ। तो मैं आपको देखिए, जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं आप लोग सबसे यही कहूँगा कि जितने घंटे आपको समझ में आए उतने ही घंटे पढ़िए। हाँ। ये नहीं कि हम कहते भैया 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं। अगर आपको 2 घंटे समझ में आ रहा है तो 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे समझ आ रहा है तो 3 घंटे पढ़ो। आप उस टाइम पीरियड में कितना समझ ले रहे हो, कितना आपका मन कैप्चर लग कर रहा रहे है। हैं। जी जी, ये नहीं जी। कि हम किताब लिए बैठे हैं,
मन फोन में है, या फिर मन है कहीं यार चले रेस्टोरेंट में खाना खाएं या कुछ करें, या कहीं घूमने चले जाएं। समझ में ही नहीं आ रहा, हाँ, जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं। आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, पन्ना एक पलट रहे हैं, कभी कभी होता है ना। जी जी, हम शरीर से तो यहाँ है लेकिन मन से कहीं और है। तो ऐसा अगर पाल रहे हैं तो आप 15 घंटे पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग उपलब्ध हैं सर, इसमें 99% लोग ऐसा नहीं है। जी जी, लेकिन ये सब अच्छे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने दिन में, दिनचर्या में अगर आप 4 घंटे भी पढ़ ले रहे हैं, हाँ, उस माइंडसेट के साथ कि एक बार पढ़ रहे हैं और बैठा जा रहा है, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे, आगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं एक चीज और कहूंगा आपसे इसी क्रम में सर बता दूं कि जैसे शेर जाता है तो आप लोग देखे होंगे टीवीओ में, नहीं देखे होंगे, शेर जाता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे लौट के देखता है। जी जी, इसको संस्कृत में कहते हैं सिंहावलोकन न्याय, मतलब शेर की तरह देखना। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आप दिन भर की कार्य पद्धति को अपने शाम को जब आप बिस्तर में सोने लगिए तो एक बार सिंहावलोकन जरूर करिए कि सुबह से जब से मैं उठा हूँ मैं क्या क्या किया हूँ। आपने कितना पढ़ाई में टाइम लगाया है, कितना टाइम अपने वेस्ट किया है, कितना आपने फालतू कमाया है, ये सारी चीजें आप जरूर देखिए। एक बार आप विजुअलाइज करें, हाँ, फ्लैश बैक में जाइए, रिप्ले देखिए, रिप्ले देखिए। तो आप सब एक बार जरूर अपने फ्लैश बैक में जाइए। शाम को कब जाइए, जब आप खाना पीना खा के बिस्तर में सोने, भाई सोते ही तत्काल पढ़ते ही सबको नींद नहीं आ जाती है। बिल्कुल सर, 4 से 10, 15, 20 मिनट के बाद नींद आती है। तो आप इतना करिए, आप सब मोबाइल रख के पूरा दिन भर की दिनचर्या अपनी याद करिए कि आपने पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा, उसमें से आपको दिमाग में कितनी चीजें बैठी हैं, कितनी मिस हो गई हैं। जो चीजें मिस हो गई सुबह आप उसको जरूर उठ के देखिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद क्या है कि आपने कहाँ अपना ऐसा समय गवाया जो आपको नहीं गंवाना चाहिए। जी बिल्कुल, उसमें तो सुधार अगर इस आप स्ट्रेटजी से, इस माइंड सेटअप से आप तैयारी कर रहे हो तो आपका डे बाय डे परिणाम मिलेगा। जी बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। जी जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये आप अगर तैयारी करते हैं उसके साथ भी और तैयारी के बाद भी आपके लाइफ में बहुत काम आता है सर। बहुत ये सारी चीजें जो है जो करता है बहुत मजा आता है सर। अच्छा, इस पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान नोट्स कैसे बनाएं? क्या नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके कार्य? देखिए आजकल तो नोट्स की टाइप की किताबें भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि कोई आप मेंस तो दे नहीं रहे, अभी तो कोई ऐसा है नहीं कि प्री मेंस दोनों मेंस अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, जब 28 के बाद विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा तब पता चलेगा। तो अभी आपको जब केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है तो आप नोट्स के चक्कर में बहुत परेशान न होइए। जी जी जी, नोट्स टाइप की ही किताबें मार्केट में गाइड अवेलेबल है, हर विषय की गाइड अवेलेबल है। तो आप उसको देखिए और नोट्स वही बनाइए आप जो मैं अभी आपको बताया कि राइटर उनकी किताबों के बिल्कुल फैक्चुअल चीजें के कुछ जैसे प्रत्यय उत्तर हैं उनके कुछ नोट्स आप लिख लीजिए। जी जी, तो वो सारी जब आप लिखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। जी जी, सर की अपनी स्ट्रेटजी है अक्सर। हालांकि मैं जो है नोट्स के लिए इनको ज्यादा करता हूं। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं लिखने के लिए बड़ा आलसी हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आप लोग अगर नोट्स ही पढ़ते हैं तो आप लोग सारा टॉपिक वाइज टॉपिक नोट्स बनाइए। मैं कहूंगा अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो जी 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 आप टॉपिक वाइज टॉपिक नोट्स बनाइए और उसको रोज देखिए, उसको पढ़िए। जी, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम ये करेंगे सर कि प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करें या प्रैक्टिस कितना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। जी सर, आप हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप डेली 1 से 1.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें सर? क्वेश्चन सॉल्व करें सर, मार्केट में ढेर सारे जैसे PIQ की यानी प्रीवियस ईयर की, यूथ है, घटना चक्र की किताब, ये कितनी इंपॉर्टेंट है सर? ये सर बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन दिलाएंगे। क्योंकि मैं बताऊं, आपने चर्चा कर दिया कि पत्नी मेरी टीचर है, तो मैं बताऊं मैं भी इसी तरह से पढ़ता था। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था। मैडम मेरी कही कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया करो आप। तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो मैं बताऊं भाई साहब, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करिए, रोज सॉल्व करिए। और मैं कहूंगा आप 1 से 1.5 घंटे रोज क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रैक्टिस पे जो है बहुत आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आपके अंदर क्वेश्चन बैंक, सर क्वेश्चन बैंक हमारे अंदर आ गया। अरे एक चीज जान लीजिए कि ये जो यूथ और घटना चक्र ने जो कलेक्शन बनाया हुआ है सर, बहुत मजेदार है। तो शर्वकी भूषण जी ने बहुत अच्छी किताब, हाँ उन्होंने भी बहुत अच्छी किताबें लिखी। क्योंकि हमारे प्रतियोगिता गंगा भाग जीजा जी तैयारी कर रहे थे तो मैंने उनके लिए किताबें परचेज कराई थी, क्वेश्चन निकाले। और इसमें क्या कहते हैं, आपके हिंदी में प्रतियोगिता साहित्य की UGC किताब है, यूनिक पब्लिकेशन है सॉल्व पेपर में, उदयनारायण तिवारी की है। जी जी जी, ये सारी किताबें हैं। और यूथ कंपटीशन की है। हाँ, तो आप कोई भी ले लीजिए, हम कहेंगे 1-2 ले लीजिए, आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जी 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 जी, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने सॉल्व करिए।
और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग 1-2 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, किसी को दे दीजिए भैया आज आप 100 क्वेश्चन बनाएंगे, हम लोग उसका सॉल्व करेंगे। कम से कम 3 लोग ग्रुप बनाइए। जी। तो उससे क्या होगा, एक 100 बनाया क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना तो आपका माइंड जो है थोड़ा ब्रॉड होता है, आप विशेषज्ञ की दृष्टि से पढ़ते हो। फिर अगले दिन आप बनाओ, अगले दिन आप बनाओ, उससे क्या होगा, 300 क्वेश्चन तो आपका तैयार ही हुआ। 300 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो आप ये काम रोज करो। और रोज करने से क्या होगा सर, इतने क्वेश्चन, देखिए एग्जामिनर कोई पढ़ उड़ के क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो जो क्वेश्चन बनाए वही देता है एग्जाम में। और हर एग्जाम को देखिए, इन सब चीजों में तो रिपीटेड क्वेश्चन लगभग 80% होते हैं। बहुत 70 से 80% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और वही क्वेश्चनों को आपने बचा लिया, सही सॉल्व कर लिया, तो हो गया सिलेक्शन। 100% आपका सिलेक्शन है। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताएं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, कैसे जाने? देखिए यार, क्या है सर कि सिलेबस बहुत छोटा है। जी बिल्कुल सर। तो उसके हर एक यूनिट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, समझ रहे हैं ना। किसी भी यूनिट को आप कम नहीं समझ सकते हैं। जी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको मैं बता दूं, इसको पढ़ लो, इसको थोड़ा सा ध्यान से ना देखो, तो हो सकता है वहीं से 5 क्वेश्चन दे दिया। तो सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, तब तो इम्पोर्टेंट बताया जा सकता है कि पार्ट कौन कौन से हैं। लेकिन इस छोटे से सिलेबस में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप उसको कर ना पाए। आप देखा जाए तो 2 महीने में पूरी तैयारी कर सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो। लेकिन ये बात अलग है कि अब सर देखे विद्वान आदमी है, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किया। कुछ ऐसे हमारे भाई बहन है सर कि लगातार कई साल मेहनत कर रहे हैं बेचारे, उनके लिए थोड़ा सा ये है, उनको ये लग सकता है, लेकिन आप परेशान ना होइए। ये समझ लीजिए, भरोसा करिए खुद पर, और क्या, खुद पर भरोसा करिए, हो जाएगा। आप जब आपकी जगह था तब मुझे भी यही लगता था कि ये दिन आएगा मेरी लाइफ में कि नहीं आएगा, ये ऐसा लगता था सर। ये इसलिए जो है, तो इसको आप अतिशोक्त ना समझे कि 2 महीने में तैयार, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है सर। मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि 2 महीने में आप कैसे कर पाओगे। 2 महीने में 100% कर लोगे। बिल्कुल। आपके पास अगर 2 महीने हैं एलटी, आप पढ़ना शुरू करिए। 3 दिन पढ़िए तो लगता है मैं कुछ पढ़ा हूँ। आप लेकिन मन से पढ़ना शुरू करिए। जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर दोगे, आपको लगेगा 5 दिन, आप 1 हफ्ते आप पढ़ लेंगे, तो आप खुद कमेंट लिखेंगे, सर आज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ा हूँ। बिल्कुल। तो ये चीजें देखो, पढ़ते वक्त जैसे सर ने बताया, किताबें लीजिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो डाटा है, उन डाटा को चाहे तो आप अपनी एक अलग से नोट्स बनाइए, उसमें लिखते जाइए, जिससे कि जो फैक्चुअल टाइम है, जी बिल्कुल सर, 1-2 महीने आप जितना लिखना लिख लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल न लिखिए, आप केवल रटिए। बिल्कुल। तो जो ये फैक्चुअल चीजें हैं वो आपकी एक जगह पर हो जाएंगी, फिर उनको आप अच्छे से तैयार कर सकेंगे। उसके बाद सर प्रीवियस ईयर कितना रोल अदा करता है? बताया तो कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर में। जी। अगर कोई भी कैंडिडेट सॉल्व करता है, अरे नया बनाएंगे क्या यार। अब सोचिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा चतुर्थ अंक है, और उसमें 22 श्लोक हैं। इतने क्वेश्चन बन चुके हैं, अब उस कौन सा नया क्वेश्चन विशेषज्ञ ढूंढेगा? वही तो बनाएगा। बस आपको हर लाइन पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए मैं तो संस्कृत में कहूंगा, एक सर्वज्ञ की सप्तपदी करके आती है किताब, तो आप उसको ले लीजिए। सप्तगंगम है या सप्तपदी से कुछ है, तो आप उसमें क्या है, रोज उसको पलटिए, रोज पढ़िए। जी। संस्कृत के लिए नहीं सर, अब तो मटेरियल मार्केट में, और हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, अच्छा, उसको जरूर पढ़ें। उसमें क्या है कि जैसे कभी कभी ना पूछता है, थाट पूछता है या कथन पूछता है, विचार। तो जब वो पूछेगा तो उसमें नगेंद्र की होगी किताब, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य इतिहास, जी, ये किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि रामचंद्र शुक्ल की थोड़ी कठिन है, आप लोग डॉक्टर नगेंद्र की पढ़िए। और एक उमेश तिवारी हैं, जी, अच्छा किताब लिखे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, आप लोग पढ़िए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, कि हिंदी एवं संस्कृत की ग्रामर वाले पोर्शन, यानी व्याकरण पोर्शन की बेस्ट किताब आपके अकॉर्डिंग कौन सी हो सकती है? देखिए, हिंदी में तो मैं ये कहूंगा कि जो भाषा विज्ञान आता है वो हरदेव बाहरी किताब आप ले लीजिए। जी। हिंदी व्याकरण में रचना है वासुदेव नंदन की, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए। और जो हिंदी में काव्य शास्त्र है, जी, उसमें आप कात्यायनी सिंह लिखी है, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए। इतना मैं कहूँगा। और संस्कृत में जो व्याकरण है, उसके लिए आप लघु सिद्धांत कौमुदी, यद्यपि सारे बच्चों के पास, सारे प्रतियोगियों के पास डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब होगी। पूज्य गुरुदेव हैं, मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन उनकी किताबों में अशुद्धियाँ हैं। जी। क्योंकि वो देखिए, उनका बहुत दिन पहले निधन हो गया है। अब वो किताबें प्रिंट होके निकल जा रही, कोई प्रूफ रीडिंग करने वाला नहीं है। तो उसमें क्या है ना, मुद्रण त्रुटि कहते हैं ना, जी, प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा है। जी। तो उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा।
तो आप उसको मत पढ़िए। मैं तो यद्यपि गुरु जी हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप किताब रखिए जरूर, क्योंकि वो उसमें से व्याकरण पूछता जरूर है, लेकिन थोड़ा गलतियां हैं उसमें। जी जी जी, और एक जैसे राममुनि पांडे और मंडलिक जी ने लिखा है अलग अलग संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, वो सब किताबें ले लीजिए। और एक अनुवाद बृहद अनुवाद चंद्रिका है, उसको रख लीजिए आप लोग, तो इससे आपका व्याकरण पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर ने व्याकरण के लिए किताबें बता दी, और हमें लगता है लिटरेचर यानी साहित्य के लिए भी आपने चर्चा साहित्य में हमने चर्चा कर दी है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक किताब आप जरूर रखिए, मुझे लगता है आप लोग डॉक्टर उमा शंकर शर्मा ऋषि की रखिए। उसमें क्या है, मैटर अच्छे हैं, उसमें ढेर सारे सूक्तियां हैं, क्योंकि सूक्तियां कभी कभी बाहर से सिलेबस के बाहर से पूछ लेता है। जी जी जी। तो उसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो उसमें सारी सूक्तियां मिल जाएंगी। जी। और संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास भी बहुत अच्छी किताब है, डॉक्टर कपिल देव। सर, एक साथी का मैसेज आया था, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर मैं यही बता रहा हूँ भाई, आप कम से कम पेज में, नहीं कि आप नोट्स बना रहे हो तो लगभग पूरा लिख दे रहे हैं, नोट्स से लिख दिए, पूरा लिख उसको रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आप फिर पढ़ोगे। रिवीजन के लिए आपका ज्यादा 10 पेज का नोट्स होना चाहिए। या तो भाई आप कोचिंग पढ़ रहे हो, आपके पास किताब उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप नोट्स बनाइए, तो अलग विषय है। 10 पेज का जो भी सब चीज नहीं लिखना है, जो भी लगे कि ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा जैसे कथन किसी का है हिंदी में, तो कथन स्टेटमेंट लिखिए और सब रचनाएं लिख लीजिए। व्याकरण में कुछ जैसे हिंदी में सर संस्कृत के भी व्याकरण पूछता है, बिल्कुल तो आप लोगों के अंदर बहुत क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि हिंदी के व्याकरण और संस्कृत के व्याकरण में थोड़ा सा विभेद है। विभेद ऐसे जैसे कारक को लेकर, कारक पूछ लेता है कि कितने हैं। अब आप तो हिंदी में याद किए होगी यार 8 कारक होते हैं, और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो ये दोनों का बड़ा अंतर आपको क्लियर होना चाहिए मोटा मोटा, कि भाई अगर हिंदी में है तो 8 कारक, और संस्कृत में है तो 6 कारक। लेकिन सर आप वचन की बात करते हैं सर, जैसे एक मिनट, जैसे मान लीजिए इंग्लिश आपके क्या हिंदी वाले पोर्शन में संस्कृत के कारक पूछा जाता है? बिल्कुल। तो कैसे जानेंगे कि हमें संस्कृत वाला कारक? क्वेश्चन फिर पूछ लेगा ना कि संस्कृत में कितने कारक हैं या हिंदी। अच्छा, इस टाइप का। हाँ, इस टाइप। तो मैं जैसे आपने पढ़ा नहीं, अब आपने हिंदी का पढ़ लिया, हिंदी में 8 कारक है, अब पूछ रहा संस्कृत में कितने कारक है, आप 8 लगा दिए, वही गलत आपका हो गया। जी जी। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सर, निगेटिव मार्किंग। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे क्या है कि वचन, हिंदी में 2 वचन है, 1 वचन बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन है, 1 वचन द्विवचन बहुवचन। जी जी जी। अच्छा, लिंग हिंदी में 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। तो ये जो आपको क्लियर भेद है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो यही गलती करते हैं। यही गलती है, ये एक क्वेश्चन सर ने शुरू में ही कहा था, क्वेश्चन पे आपको पूरी महाभारत करनी होगी। बिल्कुल। जब और एक चीज बता दे, आप जब तक इंश्योर ना हो जाए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब तक आप उत्तर बिल्कुल न देखिए। कभी कभी हम लोग होता है कि आधा क्वेश्चन पढ़ते ही लगता है वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। बिल्कुल। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बचा लिए ना, तो कोई माइकल और रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन से। ये बात, क्योंकि आप एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, समय पर्याप्त रहता है, समय की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और आप ये करिए कि आप पहले श्योर हो जाइए। कभी कभी कहता है यह ऐसा है, और हमको ऐसा है समझ में आ रहा है, पूछता है ऐसा नहीं है। हाँ। ये क्वेश्चन आप बचाइए। तो ये सब क्वेश्चन जिस दिन आप बचा लोगे, उस दिन आपका उस जो सफेद लिस्ट निकलेगी, काले काले अक्षर में नाम रहेगा, उसमें आपका नाम 100%। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बहुत बड़ी बात कही। अगला हमारा क्वेश्चन भी यही था कि एग्जाम में जो इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको गलत होने से कैसे बचाएं? यही सर, यही प्रोसेस है, उसको पढ़े तरीके से। आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, आप हर क्वेश्चन को 2 मिनट 1 मिनट टाइम दो, पढ़ो आप उसको अच्छे से। जी। जब आप श्योर हो जाए कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, तब आप उसके विकल्पों पर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तब आप विकल्प देखिए और फिर आप सही करेंगे तो 100% सही होंगे। जिस दिन आप सरल क्वेश्चन अपने बचा लिए, तो उस दिन आपको सिलेक्शन कोई नहीं होता। आप कठिन क्वेश्चन सही कर जाते हो, गलत क्वेश्चन गलत कर जाते हो, सही क्वेश्चन गलत कर जाते हो। जी जी, इजी क्वेश्चन जो है। सर अच्छा, एक क्वेश्चन आया था इनका, 4 महीने में जो तैयारी करनी है, हर दिन की क्या रणनीति बनाए? 3 महीने में तो आप 3 लोग जीत सकते हो, चौथा महीना आपके पास एक्स्ट्रा है। तो मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि आप भाई साहब जितने भी लोग हैं, आप भैया लोग यही करिए कि आप यूनिट बाय यूनिट चलिए। जी। और हर यूनिट को पढ़ते जाइए। हर यूनिट का अगर आपको 60 नोट्स लिखना है तो लिखते जाइए। और आपको अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है। बिल्कुल सर, आप 8 घंटे पढ़ सकते हो सकता है मैं 4 घंटे पढ़ पाऊँ, अगला 5 घंटे पढ़े। तो अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आप देखिए कि उस 4 घंटे में आप कहाँ तक पढ़ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा कितना चीज आप लिख ले रहे हो, वो चीज आप कर लीजिए। तो 4 महीने बहुत टाइम है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
4 महीने में आप 100% एलटी में सिलेक्शन ले लोगे। सर इसलिए मैं इस बिंदु पर मैं अपना थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि पूरे सिलेबस को, जैसे मान लीजिए है 90 दिन या 120 दिन का, हम डिवाइड कर लें कि हमको हमारे इतने पार्ट हैं, इस पार्ट में इतने पार्ट को हमको 1 महीने में कवर करना है, इतने पार्ट को हमको अगले महीने में कवर करना है, यानी कि उस पार्ट को भी 4 भाग में हम डिवाइड और सर मैं तो ये कहूंगा कि अभी 2 महीने का आप टारगेट रखिए। ये भी सही कह रहे हैं आप। 2 महीने में आप पूरे कोर्स, देखिए आप जब पढ़ना शुरू करोगे ना, हाँ। तो एक एक यूनिट आपको बस बड़ी छोटी लगेगी। जी जी। तो आप 2 महीने में पढ़ सकते हो। जी जी जी। सर अगर कोई भी कैंडिडेट मिनिमम 4 घंटा पढ़ ले, हाँ। तो 2 महीने में वो पूरी सिलेबस को कम से कम 3-4 बार पढ़ लेगा। जी जी। मैं ये कह मतलब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। हाँ। हर व्यक्ति, मैं जैसे मैथ है साइंस मैं नहीं कहता भाई, मैथ के सवाल होते हैं, सॉल्व करना होता है। जी जी जी। लेकिन आपको तो यहाँ केवल पढ़ना है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप 2 महीने में पूरा पढ़ लोगे। आपकी तैयारी परीक्षा के 1 महीने पहले पूरी हो जानी चाहिए। फिर 1 महीने आप केवल रिवीजन और क्वेश्चन करना। हाँ ये चीज सर, इसलिए मैं यहाँ पर मैं मेंशन एक चीज और करूंगा कि यार सर जैसे बता रहे हैं कि पढ़ते जाएं, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्चुअल डाटा है उसको जरूर लिख लीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना यार, तो हो सकता है आपके पास पूरी किताब पढ़ने का समय आपके पास नहीं रहेगा, तो वो चीजें आपके लिए बहुत काम करेंगी। तो यहाँ पर ये जो सर बता रहे हैं बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई। अगला क्वेश्चन है, क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किताबें पढ़िए, क्योंकि कोई जो आपके सिलेबस से आप सिविल नहीं दे रहे हो, आप सिलेबस सीधे उठाइए, किताबें पढ़िए। सर हिंदी में संस्कृत पढ़ना पड़ता है या फिर? बिल्कुल सर, पढ़ना पड़ता है। और उसको वही, जैसे कुछ उसमें रचनाएं हैं, जैसे कालिदास की, भास की, भवभूत की रचनाएं हैं हिंदी के सिलेबस में, और कुछ व्याकरण पोर्शन है। तो जो रचनाएं हैं आप उनको लिख लीजिए एक पेज में। हिंदी वाले जो भी हमारे भाई लोग हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए। 1-2 पेज की बात है। और 1-2 रचनाएं हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, और भारवी की 1 है, मांग की 1 है। तो ये रचनाएं आप लिख लीजिए। और जो व्याकरण का मैंने बताया डिफरेंट, उसको आप बिल्कुल अपने मतलब क्लियर रहिए। आप जब सपना देखिए तो भी क्लियर रहे कि नहीं हिंदी में ये सही, संस्कृत में। आप सपने में भी क्लियर रहिए, मैं ये कहूँगा। तब आप 100% आप सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं सर। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन एक और है सर कि एलटी की तैयारी के दौरान एक क्वेश्चन किया था कि एलटी की तैयारी के दौरान नेट जेआरएफ की तैयारी करें या फिर उसको पोस्टपोन कर दें या फिर उसको साथ में जारी रखें? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पहले श्योर हो जाइए कि आपको बनना क्या है। अगर आपको एलटी करना है, तो देखिए यार यूजीसी का हर 6 महीने में पेपर होता है। हाँ ये भी सही है सर। ये तो 7 साल बाद आप उसको पोस्टपोन करिए। अभी तो 7 साल बाद आ रहा है ना, सीधे आपको नौकरी दे रहा। आप जेआरएफ होकर भी एलटी के लिए परेशान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जेआरएफ थे, जेआरएफ के बाद भी नौकरी के लिए परेशान हुए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्रयास करिए पहले आपको नौकरी मिल जाए, समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो आप तैयारी और मतलब ये टारगेट अभी बनाए। टारगेट देखिए, जब अभी के लिए तो यही होता है। आप हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक जो लेंस आता था, सूर्य की रोशनी को एक जगह करते थे ना, फोकस करके जला देते। जब आप सूर्य की रोशनी को एक जगह फोकस करते तो जला देता था। जी जी। और जब आप उसको बिखेर देते थे तो जला नहीं पाता। तो आपको भी अपनी एनर्जी एक जगह करना है, केंद्रित। जिस जगह केंद्रित करेंगे उसको आप बिल्कुल पाएंगे। अगर आप एलटी में केंद्रित करते हो तो एलटी आपको 100% मिलेगी। सर अगला क्वेश्चन हम ये करेंगे कि जो टीजीटी 2022 का एग्जाम हुआ अभी होने वाला है, भगवान जाने कब होगा, अभी तो अनिश्चितता है, तो उसका और एलटी की तैयारी क्या पैरेलल कर सकते हो? सबके सिलेबस दोनों लगभग हिंदी और संस्कृत के सिलेबस जो हमने देखे हैं वो दोनों के सेम है। एलटी में बल्कि 1-2 चीज ज्यादा है, जैसे गीता है और कठोपनिषद है, ये ज्यादा है। और बाकी हिंदी में भी सेम है। तो सिलेबस दोनों का सेम है। उसमें आपको अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि एलटी में आपको ज्यादा पढ़ना है। एलटी में जीएस भी पढ़ना होता है, उसमें जीएस नहीं पढ़ना आपको। चलिए ठीक है सर। अगला एक क्वेश्चन आया है, किसी ने किया था कि गोविंद पांडे, वसुदेव नंदन, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये उनकी कुछ किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। और यूथ पांडे की भी अच्छी है। यूथ की पीआईक्यू क्या इतना पर्याप्त है या फिर कुछ किताबें, जैसे आप हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र को जरूर ले लीजिए। स्टेटमेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आप भाषा विज्ञान के लिए हरदेव पहाड़ी जरूर ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर ने ऑलरेडी किताबें मेंशन कर दी हैं, उस बात को रिपीट करने कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इस तैयारी के दौरान जो आदित्य पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव किताब है उसका कितना इंपॉर्टेंट? बिल्कुल सब रोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव को हम तो कहते हैं किसी भी प्रकाशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस गलतियां रोल है, बस आप ध्यान देना है कि गलत पढ़ते समय उसमें गलतियां आपको ना मिले। ये आपके ऊपर है। अगर इसको आप पता गलत आप रट लिए तो फिर कोई मतलब नहीं। तो देखना है कि वो प्रामाणिक कितना है। जी जी जी। व्हाट्सएप पर आशीष जी हैं, उन्होंने मैसेज किया था आपको, मैंने भेजा भी था, उन्होंने प्रणाम किया आपसे
और उसके बाद उन्होंने कहा कि नए प्रतियोगी छात्र से क्या क्या गलतियां होती हैं। हालांकि हम लोग लगभग हाँ सब हो गया है। नए प्रतियोगी छात्र थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कॉन्फिडेंस ओवर न होने पावे, हाँ, पहली बात। हाँ। और उसके बाद नए प्रतियोगी क्या करते हैं, कभी कभी चीजों को पढ़ लेते हैं, फिर उनको लगता है तो मेरा तैयार है सर। वो क्वेश्चन सॉल्व करे खूब ज्यादा। जी। अगर नया प्रतियोगी कोई भी हो, नया पुराना कोई प्रतियोगी हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप 100% सिलेक्ट है। बिल्कुल सर। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की बात सर ने कही। 2013 टीजीटी की तैयारी जितनी मेरी बेहतरीन थी सर, शायद उतनी बाद में नहीं रही, लेकिन वो एग्जाम में सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सर होता है चुक गया। हमने भी सब चीजों का तो चलिए, उस समय अनुभव की कमी थी बहुत सारी। सर इनका अगला क्वेश्चन है, मैं बता दूं सर, मैं जब जेआरएफ हुआ 13 में, तो 13 की विज्ञापन आया था, टीजीटी पीजीटी हायर सब का आया था। जी। और फिर उसके बाद पेपर हुआ 16 में। जी। तो मैं लगा जेआरएफ हो गया, मुझे जेआरएफ हो गया हूं, ये सब छोटे क्वेश्चन बिना पढ़े निकाल सकता है। तो भाई साहब मैं बिना पढ़े चला गया पेपर देने। मामला क्या हुआ कि इंटरव्यू तो सब में पहुंचे, हायर का भी दिया, टीजीटी पे सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जी। नहीं देखिए, हर एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट सर। आप बेरोजगारी की चपरासी से लेके आईएएस तक कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना 100% देना है। 100% अगर नहीं दिए, हल्के में लिए तो गड़बड़ हुआ सब मामला। उसके बाद एक क्वेश्चन इनका अगला है आशीष जी का, व्याकरण में सवाल कभी ज्यादा आते हैं तो टिप्पणियां, या कभी टिप्पणियां ज्यादा आती हैं, वह सुभाषित वाक्यों को जो ग्रंथों से इतर पूछता है उसे कैसे तैयार मैं बता ना, अभी जैसे उमाशंकर शर्मा ऋषि की किताब है संस्कृत साहित्य का इतिहास। जी। तो उसमें क्या है कि सर वो हर ग्रंथ के बारे में कुछ सुभाषित दे दिए हैं। जी। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो वहां से कवर हो जाएंगे। हाँ। और जो व्याकरण की टिप्पणी है, तो उसमें क्या है कि जब आप बृहदन्वा चंद्रिका पढ़ोगे तो हर एक शब्द की ढेर सारे वहां पर दिए हैं, व्युत्पत्तियां दिए हैं, हर ढेर सारे शब्दों के, कौन से प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा क्या कहते हैं उसमें उपसर्ग है, ये सारी चीजें उसमें लिखा है। तो आप उसको ध्यान देकर पढ़ लीजिए, तो बाहर से चीजें नहीं आएंगी। बाहर से अगर आती भी हैं तो आप जो पढ़े हो, अगर मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं, गम धातु में अक्त्वा, आपने पढ़ लिया, गम धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगाने से गत्वा बनता है। तो अब वो पूछ लिया पट धातु में अक्त्वा लगाइए, तो पठित्वा कर दीजिए। भाई आया वही, बस नाम चेंज कर दिया है, गत्वा करी से कॉन्सेप्ट तो वही है, बस कॉन्सेप्ट तो वही है। जी। तो थोड़ा सा कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी शब्द पूछेगा। इनका अगला सवाल था कि समय रहते सिलेबस को खत्म करने की रणनीति क्या है। बस सर यही है कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे सर से, हायर के लिए कुछ गाइड करें। अभी एलटी कह दीजिए दे लोग। मैं तो चाहूंगा पहले आप नौकरी ले लीजिए। बिल्कुल, उसके बाद हम मिलेंगे सर से। अभी हायर का जब विज्ञापन आएगा तो मिला जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ सर, कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम जो है बहुत गौरव महसूस करते हैं सर के साथ में बैठने पर, और सर बहुत योग्य हैं। तो आपको इनका मार्गदर्शन मिलेगा हमेशा, जब भी आप लोग आदेश करेंगे हमें। अरे आदेश नहीं साहब, ये सारे सवाल थे। हमें उम्मीद है कि हमने लगभग सारे सवालों का जो है जवाब दिया। अब एक सवाल जो लास्ट में शायद हमने बीच में उसमें डिस्कस ही कर लिया था, एग्जाम में होने वाली गलतियों से कैसे गलतियों से भाई साहब मैं यही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट न रहिए। आप एकदम हौसला बांध के रखिए और एकदम ये रखिए कि विश्वास, हमें सिलेक्शन लेना है। और गलतियां, जैसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय। बिल्कुल। जिस दिन उस गलतियों को आप बचा लोगे उस दिन आपको हर क्वेश्चन को आप पढ़िए, और जब तक आप क्लियर न हो जाएगी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तब तक आप बिल्कुल टिक न करिए। पूर्वानुमान या पूर्व धारणाओं से बिल्कुल टिक नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप 101% सिलेक्ट हो, एलटी की नौकरी आपकी मुट्ठी में है। जी बिल्कुल सर। तो हमको लगता है हमने लगभग सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अंत में हम चाहेंगे सर कि एक बार आप इन सबको मोटिवेट करें। मैं भाई साहब आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल भी क्या आसान भी क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस इतने करना है, आप लोग ठान लीजिए और एलटी आपके कदमों पर आएगी। और हम लोग यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए रहेंगे। राजकीय में है, चित्रकूट आइए, चित्रकूट तो स्वागत है। कहीं भी रहेंगे सर, पूरे कहीं भी आइए, पूरे
आप लोग जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे, हाँ। आप लोग हम लोग मैसेज करोगे, हाँ। हम लोग आपको जहाँ रहोगे वहीं आपको सम्मानित करेंगे। बिल्कुल, तो आप इसलिए और मिलना शुभकामनाएं है हैं, क्योंकि आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, एलटी में आइए। जिस दिन आप एलटी में आ जाओगे उस दिन आपकी पूरी मतलब लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और मैं यही कहूंगा कि आप व्यस्त मत होइए, खुद को व्यस्त नहीं व्यवस्थित करिए, बिल्कुल और एलटी को पढ़िए। बिल्कुल नमस्ते बहुत सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद जय सर ने श्री राम। बहुत अच्छे से अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत अरे बहुत सर, आभार। बहुत और आभार, फिलहाल आपने इन्हीं सब मुझे शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग सेलेक्ट होंगे और एलटी में या जो है जीआईसी लेक्चरर में हम लोग यहाँ पर हैं आपके सेवा काल के दौरान आपके बिल्कुल, स्वागत करने के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप भी लोग select हमारे होंगे- परिवार जल्दी बने, हमारा हाँ, परिवार जी, बिल्कुल। उत्तरोत्तर वृद्धि करे, हम लोग यही चाहते हैं। बिल्कुल सर, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।